गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का एक लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप बायोलॉजी के बारे में जानते ही हैं। बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसका ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन क्या है, कितने टाइप की लाइफ्स हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स पर विचार करते हैं। हाउ वन लाइफ इज इंटरलेटेड टू अदर, इस पर विचार करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर सोचते हैं हम जो रिलेटेड है किससे, बायो से, यानी कि लाइफ से। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। इसी कड़ी में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, बायोलॉजी के एक और एस्पेक्ट का विचार कर रहे हैं हम यहाँ। कह रहा है कि अगर हम बात करें जीवों की, ऑर्गेनिजम्स की, then organisms have a particular lifespan. Individual organism may die, but species is hard to die. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की लाइफ खत्म हो सकती है, परंतु पूरी स्पीसीज जो है उसका खत्म होना वेरी हार्ड है, बहुत मुश्किल है। जैसे मानव की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो इंडिविजुअल ह्यूमंस 60 to 70 ईयर और इन सम केसेस अबाउट 100 ईयर, उसके बाद नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी। बट ह्यूमन स्पीसीज जो होमोसेपियन की बात करें हम, तो वो लगातार कंटिन्यूटी में है काफी सालों से। इसी तरह हम और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी कंटिन्यूटी में है हमेशा से ही। और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले बर्थ, उसके बाद उनकी ग्रोथ, और अल्टीमेटली एक प्रोसेस आता है, दैट इज द डेथ। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बात करें तो स्टार्ट होती है बर्थ से और एंड हो जाती है डेथ पर। और डेथ क्या है? एक अल्टीमेट फिनोमिना है जिसको हम टाल नहीं सकते। ये हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है और फैक्ट है लाइफ का। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें लाइफ स्पान एक पीरियड है बिटवीन बर्थ टू डेथ। तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पान। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आई, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पान। कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान हमारे यहाँ टेबुलेट किए गए हैं एनसीईआरटी में भी। बटरफ्लाई लाइफ स्पान इज 1 to 2 weeks, crow 15 years, पैरेट 140 ईयर्स। इसी तरह टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। मीन्स टू से कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना चाहें, थोड़ा और स्टडी करना चाहें कि लाइफ स्पान कभी साइज पर डिपेंड करता है कि नहीं, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो यहां हम उदाहरण लेते हैं एलिफेंट का और डॉग का। एलिफेंट, जो एशियाटिक एलिफेंट है, उसका लाइफ स्पान होता है 48 ईयर्स, और अफ्रीकन जो फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट है उनका होता है 60 to 70 ईयर्स। तो नॉर्मली हम 60 to 70 ईयर्स मान के चलते हैं।
और वहीं डॉग की बात करें तो उसका 10 to 15 ईयर्स लाइफ स्पान है। यानी कि एलिफेंट साइज में बड़ा तो उसका लाइफ स्पान बड़ा, और डॉग साइज में छोटा तो उसका लाइफ स्पान छोटा। पर क्या ये बात सच्ची है? क्या एक ही ऑब्जर्वेशन से हम इसके बारे में जान पाएंगे कि ये सही है कि नहीं? कुछ और उदाहरण लेके देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या उनमें भी ये बात फिट बैठती है। स्टूडेंट्स, यहाँ क्रो और पैरट इन दोनों को कंपेयर करें तो पता चलता है कि क्रो का लाइफ स्पान कितना 15 ईयर्स और पैरट का कितना 140 ईयर्स। पैरट हैव लॉन्गर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू क्रो, बट इज देयर एनी डिफरेंसेस इन देयर साइजेस? नो, साइज में डिफरेंस कोई ज्यादा है नहीं। हालांकि पैरट थोड़ा सा साइज में छोटा हो सकता है, बट लाइफ स्पान में डिफरेंसेस कितना है? नियर अबाउट 10 टाइम्स मोर पैरट का। इसका मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो पहली बात हमें यह निकल के सामने आई कि लाइफ स्पान क्या है? इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और दूसरी बात यह निकल के आई कि लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज। इसी तरह हम अगर बात करें यहां तो ये कह रहा है लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। और इसने उदाहरण भी दिया कि इसी तरह मैंगो की बात करें और पीपल ट्री की बात करें तो पीपल ट्री का जो लाइफ स्पान है वो 2500 ईयर्स के करीब तक हो सकता है। और मैंगो की बात करें तो मैंगो का 100 to 200 ईयर्स। दोनों का साइज सेम रहता है, दोनों बड़े ट्रीज बनते हैं, साइज में लगभग सेम रहते हैं, परंतु लाइफ स्पान का डिफरेंस है। इसी तरह हम अगर बात करें तो हमें ये बात कन्फर्म होती है कि लाइफ स्पान जो है वो डिपेंड नहीं करता साइज पर। बट लास्ट में अल्टीमेट बात करें तो डेथ इज ए सर्टेनिटी। बर्थ के बाद डेथ होना निश्चय है, निश्चित है। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर वहां पर वो सेल तो खत्म हो जाती है पर आगे दो नई सेल्स बन जाती हैं, तो हम कहते हैं कि कंटेंट तो वही है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो इमोर्टल हो सकते हैं। तो सिंगल सेल को छोड़ करके जो फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं उनको छोड़ करके बाकी अगर बात करें तो डेथ इज सर्टेनिटी। डेथ अवश्य ही होती है ऑर्गेनिज्म की। थोड़ा सा लाइफ स्पान की बात करें यहां तो हम ये देख पाएंगे कि एलिफेंट का मैंने बताया 60 to 70 ईयर्स, रोज प्लांट का 7 to 8 ईयर्स, डॉग का मैंने बताया 10 to 15 ईयर्स, बटरफ्लाई का इसमें लिखा है 1 to 2 वीक, क्रो का भी इसमें लिखा है 15 ईयर्स, बनियन ट्री की बात करें तो उसमें नियर अबाउट 300 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 40 to 50 डेज, हॉर्स की बात करें तो 25 to 30 ईयर्स, क्रोकोडाइल में 60 ईयर्स, राइस प्लांट की बात करें तो उनमें 3 to 7 मंथ वेरी करता है, ऑन एवरेज 5 to 6 मंथ्स। टोर्टोइस की बात करें तो 100 to 150 ईयर्स, काऊ 18 to 20 ईयर्स। मीन्स टू से कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग है, बट हमें यह पता है कि कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद देयर इज ए सर्टेनिटी दैट इज डेथ। और अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमें काफी सारे सालों से दिखाई क्यों दे रहे हैं? इफ वी कंसिडर द लाइफ स्पान ऑफ फ्लाई इट इज नियर अबाउट 40 to 50 डेज, बट हम जन्म से लाइफ की बात करें तो जन्म से हम फ्लाइज हमारे आसपास देख पा रहे हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो ऐसा क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें फ्लाइज बार बार दिखाई दे रही हैं? उनका लाइफ स्पान छोटा है फिर भी हमें फ्लाइज दिखाई देती हैं। किस तरह से रोज प्लांट ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है? इंस्टीड ऑफ इट्स लाइफ स्पान इज 7 to 8 ईयर्स। किस तरह से डॉग आज भी धरती पर हैं, इंस्टीड देयर लाइफ स्पान इज वेरी शॉर्ट दैट इज 10 to 13 ईयर्स।
यानी कि इंडिविजुअल लाइफ स्पान छोटा होने के बावजूद भी हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो यहाँ उसका कारण क्या है? तो जैसा आप जानते हो, बहुत इजी सा आंसर है इसका कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो इस चीज की गारंटी करता है, इस चीज को ग्रांट करता है कि हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक अपनी स्पीसीज को मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहां मिला कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दैट इज इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। एक फायदा हुआ कि रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है। ऐसे ही हम अगर कहें रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करें, तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का एक ही तरीका है? और रिप्रोडक्शन है क्या? तो इससे हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन है क्या? तो यहां डिफाइन किया हुआ है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंगर वन सिमिलर टू इटसेल्फ। दो बातें यहां सामने आती हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसने कहा इट मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस? Because it takes place only in living organism and biology is related with living organism, so it is a biological process। यानी कि जीवन से संबंधित है, बायो से संबंधित है, लाइफ से संबंधित है। दूसरा इसने लिखा गिव राइज टू यंग वंस दैट आर सिमिलर टू इटसेल्फ। जो यंग वंस होंगे दैट आर आल्सो कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग, वो संतान है, ऑफस्प्रिंग है रिप्रोडक्शन के बाद जो बने। एंड saying that similar to itself, there is a word means similar। यहां इसने सेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, डिट्टो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसने कहा सिमिलर। सिमिलर में सम डिफरेंसेस में अकर, डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो क्या एवरी ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को जन्म देता है वो सेम नहीं होते? सिमिलर ही होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनमें। यह भी हम आगे इस टॉपिक में धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब जानेंगे। बट कह रहा है कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है? तो कहता है जो ऑफस्प्रिंग बनी वो फिर ग्रो करेगी, फिर मैच्योर करेगी और वो भी नई ऑफस्प्रिंग बनाएगी, और हमेशा एक साइकिल चलता रहेगा बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बना व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई एवरी ऑर्गेनिज्म नीड टू रिप्रोड्यूस। क्यों जरूरत है रिप्रोडक्शन की? दूसरा कह रहा है कि क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे यहां हैं उनमें एक ही तरीका है रिप्रोडक्शन का? जैसे हमने कहा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव हैं, फ्रॉम सिंगल सेलुलर टू मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। इसी तरह स्मॉल साइज टू लार्ज साइज, इसी तरह विदाउट कलर टू कलर्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक डाइवर्सिटी है, हर प्रकार का जीव हमारे यहाँ धरती पर है। और अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, वो भी डिफरेंट है। कोई इनवर्टिब्रेट है, कोई वर्टिब्रेट है, किसी में रीढ़ की हड्डी होती है, किसी में नहीं होती, किसी में टिश्यू होते हैं, किसी में नहीं होते। दैट यू हैव रीड अबाउट इन +1 क्लास। +1 क्लास में बायो में आपने पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में कि सब में माइनर डिफरेंसेस हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी डिफरेंसेस हैं? एवरी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी है, उसमें डिफरेंसेस हैं। ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, उनमें डिफरेंसेस हैं। और यहां हम ये भी पढ़ेंगे कि जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है, वो भी इन चीजों की वजह से, किन चीजों की वजह से? उसके हैबिटेट की वजह से, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी की वजह से और बहुत सारे फैक्टर की वजह से रिप्रोडक्शन के तरीके पर फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको ये इंट्रोड्यूस करेगा इस बात से। फिर
नेक्स्ट डिफरेंस आपने 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया था कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वेदर ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट और 2 डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। एक ही जीव रिप्रोड्यूस कर रहा है या 2 अलग अलग जीव रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके आधार पर भी हमारे पास डिफरेंसेस हैं रिप्रोडक्शन के तरीके में। तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 1 जनरेशन 2 इन द प्रोसेस, तो देयर इज द 2 टाइप। और कौन से 2 टाइप? वन इज सेक्सुअल एंड अदर इज एसेक्सुअल। 2 तरीके, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर पार्टिसिपेट करता है ओनली सिंगल पेरेंट तो वो एसेक्सुअल है, और अगर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन क्या वो बताया, इसके बाद टाइप पढ़ लिया हमने, 2 टाइप है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर डेफिनेशन, when offspring produced by a single parent without involvement of gamete formation is called as asexual। और जब दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो when two parents participate in the reproductive process, fusion of male and female gamete is called as sexual reproduction। तो यहां 2 बातें हमें पता चली कि एक तो एसेक्सुअल, 2 डिफरेंसेस हो गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, फर्स्ट डिफरेंस। सेक्सुअल रिक्वायर 2 पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल। सेकंड इज asexual reproduction does not involve gamete formation in most of the cases। asexual reproduction में gamete नहीं बनते, but sexual reproduction involve formation of gamete, that is male gamete and female gamete। तो 2 डिफरेंसेस हो गए। धीरे धीरे जैसे हम प्रोसेस को पढ़ते जाएंगे और डिफरेंस भी कैलकुलेट करते जाएंगे, आपको ये 2 डिफरेंसेस साथ लेके चलने, मतलब इनको याद रखना है। फिर हम लिस्ट बनाएंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आफ्टर दैट प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें हम आज थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी शेयर करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग, और जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो नॉट ओनली आइडेंटिकल, डिट्टो ही होती है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। और ऐसी ऑफस्प्रिंग, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, जो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज क्लोन। उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन। तो क्लोन टर्म को हम और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या है? क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यहां भी 2 शब्द आए, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकली? तो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है एक्सटर्नल फिजिकल, एक्सटर्नल क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो दिखने में भी सेम होंगे क्लोन्स, और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, मतलब डीएनए उनका डिट्टो एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा, तो वो क्या है? क्लोन्स हैं। तो क्लोन शब्द, क्लोन टर्म हमें पूछा जाएगा तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ऐसी ऑफस्प्रिंग को जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है? सिमिलर इंडिविजुअल है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या क्लोन बनते हैं कि नहीं, ये हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमें क्या करना है? लाइफ स्पान देखना है, लाइफ स्पान क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान याद करने हैं। फिर रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी एसेंशियलिटी क्या है, जरूरी क्यों है, और लास्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस 2-3 जो हमने किए हैं, और एक टर्म क्लोन।
आज के लिए इतना हमें याद करना है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।